हेलो स्टूडेंट, बायोटेक के एप्लीकेशन के चैप्टर में हम अब तक एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं। चैप्टर का पहला भाग चैप्टर का दूसरा पार्ट यानी कि बायोटेक का अगला एप्लीकेशन, और वो है मेडिकल साइंस में एप्लीकेशन, चिकित्सा क्षेत्र में बायोटेक का एप्लीकेशन। ठीक है, एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन में हमने देखा कि उसमें हमने तरह तरह की विभिन्न उद्देश्यों से अलग अलग प्रकार के कामों के लिए जीन स्थानांतरण से नई नई क्रॉप बनाई, फसलें तैयार की। अब चिकित्सीय एप्लीकेशन थोड़ा सा अलग होगा। मेडिकल एप्लीकेशन में हमारा उद्देश्य क्या क्या है और हम कहाँ कहाँ इसको काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो मेडिकल एप्लीकेशन में देखिए, ये मुख्यतः औषधि निर्माण, सबसे मेन तो क्या हमें मेडिसिन चाहिए होती है, तो औषधि निर्माण में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, रोगों के उपचार में कर सकते हैं, रोगों की पहचान में कर सकते हैं। तीन बड़े कार्य मेडिकल साइंस में होते हैं जिनमें हमें इस तकनीक की जरूरत पड़ सकती है और हम इसको यूज कर सकते हैं। एक तो ये कि रोगों के उपचार के लिए जो औषधि चाहिए वो औषधि बनाई जाए, जीन स्थानांतरण करके औषधि बनाए। औषधि संबंधी कोई भी जीन है उसको हम सरल से किसी बैक्टीरिया में, किसी भी जीव में ट्रांसफर करके उससे उत्पादन करवा सकते हैं। या फिर जैसे आनुवांशिक विकार हैं, आनुवांशिक विकारों का कोई इलाज नहीं है, वहाँ हम जीन स्थानांतरण करके इलाज करना की संभावना देख सकते हैं। और रोगों की पहचान, डायग्नोसिस जिसको हम कहते हैं कि क्या संक्रमण हुआ है, क्या रोग हुआ है, ये पता लगाना। दुनिया भर के टेस्ट होते हैं, उसी तरह के टेस्ट इनमें भी किए जा सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार की ये तीन एप्लीकेशन हो सकते हैं। अब औषधि निर्माण जो है उसके अंदर देखिए, इसके अंदर जीन स्थानांतरण तकनीक से हम औषधियां बनाते हैं और इन औषधियों को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट थेरेप्टिक्स, रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन। रिकॉम्बिनेंट थेरेप्टिक्स का दूसरा मतलब होता है मेडिसिन, औषधि। थेरेपी का मतलब होता है उपचार, और जो उपचार में काम आए वो थेरेप्टिक्स मतलब वो औषधि कहलाती है। तो जो औषधियां जीन स्थानांतरण करके बनाई जाती है उसे हम रिकॉम्बिनेंट थेरेप्टिक्स कहते हैं। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट थेरेप्टिक्स औषधि निर्माण से। नाउ इसके अंदर आप देखिए, ये जो मेडिसिन होती है सामान्य मेडिसिन की तुलना में ज्यादा अच्छी मानी जाती है। एक तो ये संवर्धन द्वारा बनाई जाती है, तो ये बहुत शुद्ध रूप से प्राप्त होती है। कल्चर करके बनाते हैं, शुद्ध रूप से प्राप्त होगी, उसमें अशुद्धियां कम है, तो इसका इफेक्ट भी ज्यादा होगा, साइड इफेक्ट कम होगा, सुरक्षित भी होंगी। तो रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन अधिक शुद्ध, सुरक्षित, अधिक प्रभावी व न्यूनतम साइड इफेक्ट वाली होती हैं। ठीक है, इनके साइड इफेक्ट में मिनिमम होते हैं, शुद्ध और सुरक्षित होती है। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन। इसका एक बेहतरीन उदाहरण हमें यहाँ पर दिया एनसीईआरटी में, इसका एक एप्लीकेशन दिया, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन जो कि सबसे पहले बनाई गई मेडिसिन है, जो कि हमने जीन स्थानांतरण से बनाई है सबसे पहले। उसके बाद खैर और भी कई मेडिसिन बनी है, लेकिन तब भी देखिए जीन स्थानांतरण से हम कोई बहुत ज्यादा मेडिसिन बनाकर यूज नहीं करते हैं, क्योंकि जीन स्थानांतरण कोई नेचुरल कार्य नहीं है। ठीक है, तो ये कृत्रिम कार्य है, इसमें जीव के जीनोम में डिस्टर्बेंस आता है, जीनोम बिगड़ता है, बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए जीन स्थानांतरण तकनीक को हम केवल उतना ही काम में लेते हैं जितना बेहद जरूरी हो। अब आज हजारों प्रकार की मेडिसिन है, लेकिन उनमें से कोई रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन बहुत ज्यादा नहीं है। हम एनसीईआरटी का अगर आंकड़ा देखें तो अब तक पूरे विश्व में करीब 30 प्रकार के रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन काम आती है। सैकड़ों हजारों मेडिसिन है, उनमें से रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन सिर्फ कितनी है? 30 प्रकार की रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन उपयोग की जा रही है, और उसमें से भारत में तो केवल 12 को ही अलाउ किया गया। इंडिया में केवल 12 रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन को ही परमिशन है। अलग अलग देशों में ये अलग अलग है, कुछ देशों ने ज्यादा को परमिशन दे रखी, भारत में 12 मेडिसिन को परमिशन। तो 30 पूरे विश्व में, और भारत में 12 मेडिसिन ऐसी हैं जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक से बनाई जा रही है और उनको यूज किया जा रहा है। तो आप देखिए संख्या को बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, वैसे भी जीन स्थानांतरण से कोई भी उत्पाद अगर बनाना है तो वो हम जो है अंतिम विकल्प के तौर पर ही रखेंगे। जब तक अगर कोई औषधि किसी अन्य विधि से प्राप्त हो सकती है तो हम उसी से प्राप्त करेंगे, जीन स्थानांतरण नहीं करेंगे। जीन स्थानांतरण का काम केवल तभी किया जाता है जब औषधि निर्माण का और कोई रास्ता न बचे और वो जीन स्थानांतरण से बनाई जा सकती हो, तब फिर हम बनाएंगे। ये अंतिम विकल्प के तौर पर। अब जैसे इंसुलिन की हम बात करें तो इंसुलिन हम कभी बना नहीं पाए और नहीं मानव से निकाल पाए, तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। ऐसे ही कुछ प्रमुख मेडिसिन हैं जो कि इनसे बनती हैं, 30 करीब हैं, जिनमें से भारत में 12 यूज होती है। तो एक जो बड़ा एप्लीकेशन है वो है औषधि निर्माण, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक से बनी हुई औषधियां बहुत शुद्ध होती हैं, इनमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। बस ये है कि इसमें जीन स्थानांतरण करना पड़ता है, इसलिए हम इसको अभी भी सीमित मात्रा में यूज करते हैं और बेहद जरूरी होने पर ही यूज करते हैं।
ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन जैसा मैंने बताया आपको, रोग उपचार। रोगों का उपचार, इसमें भी कौन से रोग, जीन स्थानांतरण द्वारा हम आनुवांशिक रोगों का उपचार करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आनुवांशिक रोगों का उपचार। आनुवांशिक रोगों का कोई औषधि या कोई उपचार ट्रीटमेंट अभी भी नहीं है। ठीक है, आनुवांशिक रोगों में क्या होता है, जीन में म्यूटेशन होने से, जीन खराब होने से हो रहा है। तो जीन खराब हो गया तो हम जीन स्थानांतरण तकनीक से कोई अच्छा जीन मानव में ट्रांसफर कर दें तो हमारा काम चल जाएगा और रोग खत्म हो जाएगा। इस पूरे कार्य को हम जीन थेरेपी भी कहते हैं। इसके बारे में भी थोड़ा सा आगे बात करेंगे। और तीसरी चीज है रोगों की पहचान। जैसे हम देखते हैं कई बार हमें बुखार आ रहा है या कोई भी रोग लग रहा है तो हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, यूरिन टेस्ट कराते हैं, डॉक्टर टेस्ट करवाते हैं। टेस्ट से पता चलता है क्या संक्रमण हुआ है, क्या रोग हुआ है। ठीक है, लेकिन ये टेस्ट जो हैं कई बार इतने अच्छे नहीं होते, इनके परिणाम तुरंत नहीं आते। तो ऐसे में बायोटेक की तकनीक का उपयोग करके रोगों की पहचान के कार्य को आसान बना सकते हैं। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। या हम रोगों की पहचान, संक्रमण और उसकी पहचान शीघ्र जल्दी से जल्दी कर सकें, ऐसा कुछ किया जाए। तो 3 एप्लीकेशन हमें एनसीईआरटी में भी दिए हैं। 3 एप्लीकेशन मुख्य हैं। एक तो रोगों का उपचार, औषधि निर्माण जिसमें इंसुलिन का हम उदाहरण पढ़ेंगे, फिर रोगों का उपचार में जीन थेरेपी, और रोगों की पहचान में मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं हम इंसुलिन, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। इंसुलिन क्या है, थोड़ा सा इंसुलिन की जनरल बातचीत पहले समझ लें। तो हम सभी जानते हैं कि इंसुलिन एक प्रोटीनेशियस हार्मोन है जो मानव में पेनक्रियाज की बीटा सेल्स, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स में ही बनता है, पेनक्रियाज में बनता है। और ये हमारे रक्त में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। ठीक है, न बढ़ने देता है न घटने देता है, ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहता है। तो इंसुलिन हार्मोन का समय पर सही मात्रा में स्रावित होना बहुत जरूरी है। अब अगर मान लो किसी व्यक्ति में इंसुलिन की उपयुक्त मात्रा नहीं बन पा रही, कम बन रहा है या नहीं बन रहा है, जो भी कहें, अगर इंसुलिन कम बनता है तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जाएगी और ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ना, इसी को हम आम भाषा में डायबिटीज कहते हैं। ठीक है, तो डायबिटीज का रोग हो जाता है। और ये चीज जो है मानव के लिए ज्यादा अच्छी नहीं है, इसके कई दूसरे प्रभाव रहेंगे भी डायबिटीज के। आप जानते हैं डायबिटीज बहुत कॉमन बीमारी है। ठीक है, अब डायबिटीज के उपचार का तरीका यही था कि अब इंसुलिन की कमी है तो करें क्या उपचार में, तो बाहर से इंसुलिन दिया जाए, व्यक्ति को इंजेक्शन के थ्रू देते हैं। ठीक है, अब बाहर से इंसुलिन देंगे तो इंसुलिन लाए कहां से, तो इंसुलिन का कोई स्रोत नहीं था हमारे पास, हम मानव से निकाल नहीं पाते थे और न ही हम कोई कृत्रिम रूप से लैब में संश्लेषित कर पाते थे। तो काफी समय तक तो हमने अन्य जीवों के इंसुलिन से काम चलाया, जो मवेशी हैं, इसके अलावा जो पिग्स हैं, सुअर हैं, इनके पेनक्रियाज को, ये बूचड़ खाने में जाए इनको मारा जाता है, वहां इनके पेनक्रियाज इकट्ठे करके उसमें से इंसुलिन निकाला जाता था। इनका इंसुलिन बोवाइन इंसुलिन कहलाता है और ये इंसुलिन मानव से मिलता जुलता है, पूर्णतया समान नहीं है। इसलिए जब इसको यूज भी करते थे तो इससे एलर्जी और दूसरे साइड इफेक्ट भी होते थे। तो ये मिलता भी कम था, इसको बोवाइन इंसुलिन कहते हैं। ये मिलता भी कम था, इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा आती थी, कीमत भी ज़्यादा रहती थी और साथ में कई तरह के साइड इफेक्ट भी होते थे। लेकिन जब तक जीन स्थानांतरण तकनीक विकसित नहीं हुई तब तक तो यही एक तरीका था। तो इंसुलिन के बारे में ये जनरल बातें मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं कि एक प्रोटीनेशियस हार्मोन है जो पेनक्रियाज में आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल द्वारा बनाया जाता है और ये ब्लड में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है, ये हम सभी जानते हैं। ठीक है, यदि ये समुचित मात्रा में नहीं बनता है तो ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है और इसी रोग को हम कहते हैं डायबिटीज। ठीक है, ऐसे में व्यक्ति को बाहर से इंसुलिन देना होता है। इसमें व्यक्ति को बाहर से इंसुलिन देंगे तो इंसुलिन कहाँ से लाया जाता है, इंसुलिन को मानव से प्राप्त करना संभव नहीं है और न ही इसे कृत्रिम रूप से संश्लेषित कर पाते हैं। अतः शुरुआत में काफी समय तक मवेशियों, सूअरों के पेनक्रियाज से इंसुलिन प्राप्त किया गया, जिसे हम बोवाइन इंसुलिन कहते हैं। और ये मानव के लिए कई बार एलर्जिक होता था, इससे एलर्जी वगैरह भी रहती थी। ठीक है, अभी जो हम इंसुलिन यूज करते हैं वर्तमान में वो जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन है जो बहुत बाद में जाकर बना। तो ये तो शुरुआत की बातें थी कि शुरू में इंसुलिन की व्यवस्था कैसे होती थी। लेकिन जब जीन स्थानांतरण तकनीक बनी तो ये सोचा गया कि क्यों नहीं मानव का ये जीन निकाल करके किसी सामान्य बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर दें और उससे हम इंसुलिन बड़े बृहद स्तर पर बायोरिएक्टर में बना लें। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें मानव में इंसुलिन बनने की प्रक्रिया समझनी पड़ेगी। आखिर ये मानव में इंसुलिन का जीन काम कैसे करता है, तभी तो फिर उसके जीन से हम इंसुलिन बनाने के बारे में सोचें।
तो पहले तो हम मानव में इंसुलिन निर्माण का प्रोसेस समझे। देखिए, मानव में इंसुलिन का एक जीन होता है, ये मान लीजिए इंसुलिन जीन मानव के क्रोमोसोम संख्या 11 पर होता है। हमारे क्रोमोसोम संख्या 11 की छोटी भुजा पर इंसुलिन का एक जीन होता है। इंसुलिन की रासायनिक संरचना हमें पता होनी चाहिए। इंसुलिन एक प्रोटीनेशियस हार्मोन है और ये 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना है। दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़ी रहती है डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा। ठीक है, दोनों श्रृंखलाएं को बहुत बड़ी नहीं है, एक को चेन ए और एक को चेन बी कहते हैं। एक में 30 अमीनो एसिड होते हैं और एक में 21 अमीनो एसिड होते हैं। टोटल 51 अमीनो एसिड होते हैं और 2 श्रृंखलाएं होती है आपस में जुड़ी हुई। ये है इंसुलिन। लेकिन इंसुलिन का जीन एक ही है। अब देखिए इंसुलिन का जीन काम कैसे करता है। आमतौर पर जैसे हर जीन ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, ये भी ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए बनाता है और फिर ये ट्रांसलेशन के माध्यम से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाता है। तो सामान्यतः जीन का जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होता है वो हो रहा है और 84 अमीनो एसिड की एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनती है। कितने? 84 अमीनो एसिड। अब आप देखिए इसमें चेन ए और बी एक साथ ही बनती है। ठीक है, चेन ए जो है इसमें छोटी रहती है 21 अमीनो एसिड की, चेन बी में 30 अमीनो एसिड होते हैं और इन दोनों के बीच में एक सी पेप्टाइड 33 अमीनो एसिड का एक हिस्सा है। कुल मिलाकर 84 अमीनो एसिड की एक रेखीय श्रृंखला बनती है। चेन ए और चेन बी दोनों तरफ और बीच में एक इनको जोड़ने वाला एक भाग होता है सी पेप्टाइड 33 अमीनो एसिड का। ये जो एक रेखीय श्रृंखला बनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, ये भी वास्तव में इंसुलिन नहीं है। इसे कहते हैं प्रो इंसुलिन और ये निष्क्रिय है, ये भी कार्य नहीं कर पाता। ठीक है, अब इस प्रो इंसुलिन से सक्रिय इंसुलिन बनाने में 2 स्टेप की प्रोसेसिंग होती है। जीन का काम तो इतना ही है कि जीन ने तो प्रो इंसुलिन बना दिया। अब इसमें हम क्या करते हैं, चेन ए और बी को एक दूसरे के सामने लाके जोड़ा जाएगा और सी पेप्टाइड का कोई उपयोग नहीं, उसे हटाया जाएगा। तो ये 2 स्टेप में काम होगा, तब जाकर के प्रो इंसुलिन से इंसुलिन बनेगा और ये काम मानव के शरीर में ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले चेन ए और बी को आमने सामने कैसे लाया जाता है, तो इन दोनों को क्या करता है, यूं करके इसको घुमा दे। देखिए ये घुमा दिया आपने, तो इससे क्या हुआ, चेन ए और बी एक दूसरे के सामने आ गई। ठीक है, और इनको 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया गया, एक शुरू में और एक अंत में, और एक डाइसल्फाइड बॉन्ड चेन ए में ही बना, तो ये थोड़ा सा यूं घुमा हुआ रहता कर्व में, इनको जोड़ दिया और ये जो पूरा बीच का हिस्सा है ये क्या है, वही सी पेप्टाइड। तो सबसे पहला काम तो क्या हुआ, डाइसल्फाइड बॉन्ड का निर्माण इस तरह से बना। अब अंतिम कार्य ये है कि सी पेप्टाइड को यहां से काट के हटा दें, केवल चेन ए और बी रहने दो और ये होगा इंसुलिन। तो सी पेप्टाइड को हटाया जाना। ठीक है, सी पेप्टाइड यहां से काट के अलग कर दिया और ये चेन ए और बी बचा और ये इंसुलिन होता है जो सक्रिय इंसुलिन है। ये जो काम होता है, ये बीटा सेल पेप्टाइडर्स, ये छोटे छोटे पेप्टाइडर्स होते हैं, एंजाइम की तरह काम करते हैं और ये ही जो है सी पेप्टाइड को हटाने का काम करते हैं। ठीक है, तो तब जाकर के इन 2 स्टेप के बाद जाकर ये इंसुलिन बनता है। ओके, तो ये तो मानव में इंसुलिन बनने की प्रक्रिया रही। मानव में इंसुलिन का जो जीन है, एक जीन गुणसूत्र 11 पर है, उससे पहले प्रो इंसुलिन बनता है। प्रो इंसुलिन 84 अमीनो एसिड की एक रेखीय श्रृंखला है जिसके शुरू के 21 अमीनो एसिड चेन ए है और अंत के 30 अमीनो एसिड चेन बी है। दोनों के बीच के 33 अमीनो एसिड की एक अवांछित श्रृंखला सी पेप्टाइड होती है। तो हमेशा जीन से पहले प्रो इंसुलिन बन रहा है, फिर 2 स्टेप की प्रोसेसिंग है, पहले डाइसल्फाइड बॉन्ड बनेंगे, उसके बाद सी पेप्टाइड हटाएंगे और तब जाकर के पूरा इंसुलिन तैयार होता है। अब आप देखिए मानव में जिस तरह से इंसुलिन बन रहा है, अगर मानव का ये जीन हमने मानव से निकाल कर मान लीजिए किसी बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर दिया, तो बैक्टीरिया क्या करेगा और क्या बनाएगा। तो जब हमने मानव का इंसुलिन निर्माण समझा तो हमें समझ में आया कि बैक्टीरिया तो ऐसे इंसुलिन बना ही नहीं पाएगा। बैक्टीरिया में हम अगर ये जीन भेज भी देंगे तो बैक्टीरिया ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, तो उससे क्या बन जाएगा, प्रो इंसुलिन। लेकिन प्रो इंसुलिन से इंसुलिन बनने का ये 2 स्टेप का जो कार्य है, ये कार्य तो बैक्टीरिया जो है कैसे, ये प्रोसेसिंग का कार्य बैक्टीरिया नहीं कर पाएगा, ये तो मानव में ही हो सकता है। अब एक तो ये बात है कि आप या तो ज्यादा से ज्यादा जीन स्थानांतरण करके प्रो इंसुलिन बैक्टीरिया से बनवा लो, और प्रो इंसुलिन से इंसुलिन बनाने का दोनों स्टेप का काम हम कृत्रिम रूप से अलग से करें, और दोनों काम कर पाना कृत्रिम रूप से बहुत मुश्किल कार्य था। और इसीलिए मानव को जल्दी ये बात तो समझ में आ गई कि मानव के इंसुलिन जीन को निकालकर इंसुलिन बनाना बेहद मुश्किल है। बैक्टीरिया से हम ज्यादा से ज्यादा प्रो इंसुलिन बनवा पाएंगे। ठीक है, और प्रो इंसुलिन से इंसुलिन बनाने की प्रोसेसिंग पूरी तरह से आर्टिफिशियली करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, और इसीलिए जो जेनेटिक इंजीनियर इंसुलिन आज हम जो यूज करते हैं वो इस जीन से नहीं बना। ठीक है, पहले तो ये मानव का तरीका समझ में आना चाहिए, उसके बाद में देखिए जेनेटिक इंजीनियर इंसुलिन कैसे बना, कहाँ बना।
जेनेटिक इंजीनियर इंसुलिन जो है वो अमेरिका की एक फार्मा कंपनी के वैज्ञानिकों ने बनाया। जेनेटिक इंजीनियर इंसुलिन का निर्माण सर्वप्रथम अमेरिकन फार्मा कंपनी एली लिली द्वारा किया गया। 1983 में एली लिली के वैज्ञानिकों ने पहली बार जेनेटिक इंजीनियर इंसुलिन बनाने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने लेकिन मानव का इंसुलिन जीन काम में नहीं लिया। उन्होंने देखिए दूसरा तरीका लगाया। उन्होंने क्या देखा, इंसुलिन में हमें अंत में क्या चाहिए, चेन ए और चेन बी। तो उन्होंने कहा कि हम सी पेप्टाइड बेवजह बनाएं क्यों। उन्होंने क्या किया, दो छोटे छोटे डीएनए, दो जीन बनाए, एक चेन ए का जीन और एक चेन बी का जीन, और दोनों जीन को दो अलग अलग इकोलाई बैक्टीरिया में डाल दिया। ठीक बात। अब एक बैक्टीरिया से चेन ए मिल गई, एक से बी मिल गई। अब क्या काम बचा, अब सिर्फ ये काम बचा कि चेन ए और बी को दोनों को जोड़ दिया जाए तो इंसुलिन बन जाएगी। तो जेनेटिक इंजीनियर इंसुलिन बनाने में सी पेप्टाइड नहीं बनाया जाता है। अगर हम मानव का जीन लेते तो हमें कृत्रिम रूप से दो काम करने पड़ रहे थे, पहले डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाओ और उसके बाद क्या करो, सी पेप्टाइड भी हटाओ। लेकिन जो एली लिली का तरीका है उसमें एक ही काम करना पड़ रहा है। चेन ए और बी हमने अलग अलग बना ली तो अब एक ही काम बचा कि दोनों को डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दें। सी पेप्टाइड हटाने का ये काम अब नहीं करना पड़ेगा। और जब हम कृत्रिम रूप से चेन ए और बी को जोड़ पाने में सक्षम हुए तब इंसुलिन तैयार हो गया और इंसुलिन उपलब्ध हो गया। ठीक है, ये जो तरीका मैंने बता रखा है ये एली लिली का तरीका है। इन्होंने इंसुलिन की चेन ए व बी के अलग अलग कृत्रिम जीन बनाए और इन्हें दो अलग अलग बैक्टीरिया में ट्रांसफर किया। याद रखिएगा, दो अलग अलग इकोलाई में, एक ही इकोलाई में दोनों नहीं। ठीक है, जैसे चेन ए का कृत्रिम जीन बनाया, इसे प्लाज्मिड वाहक द्वारा इकोलाई में ट्रांसफर किया और इससे चेन ए प्राप्त हो गई। ठीक उसी समय समानांतर चेन बी का भी जीन बनाया, इसे भी प्लाज्मिड वाहक से इकोलाई में भेजा, इससे चेन बी प्राप्त हो गई। अलग अलग करा ताकि ये अलग अलग रहे तो इनको जोड़ना करना शुद्ध रहेंगे, अलग अलग रहेंगे तो जोड़ना आसान है। दोनों अगर एक ही बैक्टीरिया में डाल देते तो फिर चेन ए बी को हम पहचानते कैसे, ये कोई दिखते थोड़ी। अब हमारा अंतिम काम क्या बचा, इन दोनों को कृत्रिम तरीकों से डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ा गया। कृत्रिम तरीकों से इनको डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ा गया और तब जाकर इंसुलिन प्राप्त हुआ। ये जो इंसुलिन बना, कंपनी ने इसे नाम दिया यूमुलिन। यूमुलिन का मतलब है ह्यूमन इंसुलिन। 5 जुलाई 1983 को पहली बार यह आम लोगों के लिए मार्केट में रिलीज किया गया और इंसुलिन का बनना इस तकनीक का अब तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। इस इंसुलिन ने तब से लेकर आज तक लाखों लोगों की जान बचाई है। हर साल हजारों लोग डायबिटीज और इंसुलिन की कमी की वजह से मारे भी जाते थे और इंसुलिन उपलब्ध होता नहीं था। जो हमें जानवरों से इंसुलिन मिलता था वो भी इतना उपयोगी नहीं था। पर जब से हमने ये जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाना शुरू किया है तब से इंसुलिन की उपलब्धता आसान हो गई। फिर तो खैर अब इंसुलिन में अब और भी कई वर्जन आते, अलग अलग सांद्रता और अलग अलग शुद्धता वाले इंसुलिन मिल जाते। ये शुरुआत थी। इसमें हमसे एक सवाल ये पूछा जाता है कि भाई इस पूरी में आपको क्या लगता है कि इसमें सबसे मुश्किल कार्य क्या रहा होगा, सबसे चैलेंजिंग स्टेप पूछी जाती है। इस पूरे काम जीन बनाकर स्थानांतरण करना भी इतना मुश्किल नहीं था जितना इनको जोड़ना, ये जो चीज थी, ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे मुश्किल स्टेप थी कि जब हम इन दोनों को जोड़ पाए। सबसे मुश्किल कार्य, सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य कौन सा था, डाइसल्फाइड बॉन्ड से दोनों को जोड़ना। और जब इसमें हम सक्षम हुए तब इंसुलिन बना। ठीक है, यूमुलिन के नाम से, यूमुलिन पर क्वेश्चन भी आता रहता है। अच्छा, बाद में देखिए इंसुलिन में और भी कई चीजें आई। कुछ समय बाद ही दो कंपनी एली लिली एवं रेनबैक्सी का नाम आपने सुना हो। ये भारतीय फार्मा कंपनी, एक अमेरिकन फार्मा कंपनी और एक भारतीय फार्मा कंपनी, रेनबैक्सी और एली लिली दोनों ने एक और बेहतर इंसुलिन बनाया जिसका नाम दिया गया यूमालॉग। इंसुलिन बनाया। ये यूमालॉग इंसुलिन बताया जाता है कि यूमुलिन से भी बेहतर था, शुद्धता ज्यादा अच्छी थी इसमें। अब ज्यादा शुद्ध होगा तो उसको अवशोषण भी अच्छा होगा और सारी चीजें बढ़िया रहेंगी। तो यूमुलिन शुरुआत था और क्वेश्चन ज्यादातर यूमुलिन पे ही आता है। उसके बाद तो मैंने कहा ना, इंसुलिन में और भी कई सुधार होते रहे। बेसिक इंसुलिन तो वही रहेगा चेन ए और बी का, उसमें शुद्धता जितनी बढ़िया उतना अच्छा है। बाद में रेनबैक्सी और एली लिली ने मिलकर के यूमुलिन से भी बेहतर इंसुलिन यूमालॉग बनाया, वो भी काम आ रहा है। और 1983 से लेकर के इंसुलिन की उपलब्धता होने लगी। आज भी जो हम बाजार में इंसुलिन लाते हैं वो इसी तरह से बनता है। तो इस तकनीक का ये एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है कि हमने एक ऐसी औषधि बनाई जो हम बना नहीं पा रहे थे।
ठीक है, हमें एनसीईआरटी में पूछा भी गया है, इंसुलिन के बारे में एनसीईआरटी में भी दे रखा है, वहाँ बातों बातों में पूछा भी है कि इंसुलिन को हम इंजेक्शन के थ्रू ही लेते हैं, हम इसको ओरली टेबलेट के रूप में क्यों नहीं ले लेते, गोलियों के रूप में। ध्यान रखिएगा, इंसुलिन ओरली नहीं लिया जा सकता क्योंकि इंसुलिन प्रोटीन है, और प्रोटीन को अगर हम मुंह से लेंगे तो ये हमारे पाचन तंत्र में इसका पाचन हो जाएगा और ये रक्त तक तो पहुंचेगा ही नहीं, इसलिए इंसुलिन हमेशा इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। हालांकि अब कोशिश की जा रही है, कुछ ओरल इंसुलिन बनाए हैं जो जिंक कोटेड इंसुलिन होते हैं, उन पर तो वो खैर आगे की चीज है, क्योंकि इंसुलिन को जब आप लोगों तो पाचन हो जाता है, अगर उसका पाचन बचाया जा सके तो ये काम आ सकता है, क्योंकि इंसुलिन भी क्या बार बार लेना होता है, बार बार इंजेक्शन से लेना थोड़ा मुश्किल कार्य है। तो कोशिश जारी है कि हम टेबलेट के फॉर्म में ओरल इंसुलिन बना दें। फिलहाल सक्सेसफुल थोड़ी बहुत सक्सेस मिली है, आने वाले समय में और अच्छी मिल सकती है। तो ये हमारा पहला एप्लीकेशन था, इंसुलिन, जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन किस तरह से बना क्या रहा, इसको जरा हम एनसीईआरटी में भी देख लें साथ साथ। तो ये तो हमने निमेटोड रेजिस्टेंस तो पहले बताया था। अब चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग पेज संख्या 230 पर आपको ये मिलेगी। ठीक है, इसमें शुरुआत में वही रिकॉम्बिनेंट जो पुनर्योगज औषधि है उनके बारे में दे रखा है कि वो ज्यादा अच्छी होती है, और ये सारी चीजें 30 पुनर्योगज औषधि विश्व में काम आ रही है, 12 भारत में हो रही है, सब मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद फिर ये आनुवांशिक निर्मित इंसुलिन के बारे में ये 2 पैराग्राफ दे रखे हैं। इन दोनों पैराग्राफ में वही चीज बताई जो मैंने आपको भी समझाई है। ये डायग्राम भी दे रखा है इसमें, आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। प्रो इंसुलिन और प्रो इंसुलिन से इंसुलिन बनाना, सी पेप्टाइड हटाना, सारी चीजें। ठीक है, तो ये बेसिकली पहला एप्लीकेशन था हमारा मेडिकल एप्लीकेशन में, रिकॉम्बिनेंट औषधि का निर्माण। और रिकॉम्बिनेंट औषधि जो है, उदाहरण के तौर पर हमने यह इंसुलिन ली। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला एप्लीकेशन लेते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन आता है जीन थेरेपी। जैसा मैंने कहा कि हमने दूसरा एप्लीकेशन बताया था रोगों के उपचार, आनुवांशिक रोगों के उपचार की इस तकनीक को हम संयुक्त रूप से जीन थेरेपी कहते हैं। जीन थेरेपी हम उसको नाम देते हैं वे सारी तकनीकें जो भी मानव में आनुवांशिक रोगों के उपचार में काम आ रही है, उनको हम जीन थेरेपी कहा जाता है, आनुवांशिक रोगों के उपचार की विधि। अब आपको पता होना चाहिए, देखिए बाकी जो रोग हो रहे हैं संक्रमण से हो रहे हैं, मान लो तो संक्रमण से हो रहे हैं, बैक्टीरिया से हो रहे हैं, वायरस से हो रहे हैं, तो उनके लिए हमारे पास मेडिसिन है, एंटीबायोटिक्स है, मेडिसिन है। लेकिन आनुवांशिक विकारों के लिए कुछ नहीं। आनुवांशिक विकार होते कैसे? हमारे जीन में म्यूटेशन से। जीन में कोई म्यूटेशन हो गया तो जीन काम करना बंद कर देता है। जीन कोई प्रोटीन या कोई एंजाइम जो बना रहा था वो अब नहीं बनाता है, उसके प्रोटीन या उसके एंजाइम के नहीं बनने की वजह से शरीर में जो दिक्कतें होती हैं वही आनुवांशिक रोग है। अब आप देखिए, हमारे शरीर की सारी कोशिकाओं में वो जीन है और जीन काम नहीं कर रहा, भ्रूणी अवस्था में जहां भी म्यूटेशन हुआ। अब अगर किसी तरह से हम मानव में एक क्रियाशील जीन ट्रांसफर कर दें तो जो प्रोटीन नहीं बन रहा था वो बनने लग जाएगा, और प्रोटीन बनने लग जाएगा तो रोग स्वतः ही खत्म हो जाएगा। और क्योंकि हमारी इस तकनीक में हम जीन स्थानांतरण करते हैं, तो ये उम्मीद की गई कि फिर तो स्थानांतरण से हम अच्छे जीन, क्रियाशील जीन स्थानांतरित करके लोगों में आनुवांशिक विकार को ठीक कर सकें। थोड़ी कोशिश भी की गई, हालांकि अभी भी हम पूरी तरह से सफल नहीं हुए हैं, 1-2 रोगों के विरुद्ध हो चुके हैं। बाकी ये भविष्य की तकनीक है, आने वाले समय में इससे हम और भी उपचार कर पाएंगे। ठीक है, तो जीन थेरेपी दरअसल क्या है, इसमें जीन स्थानांतरण द्वारा मानव में क्रियाशील जीन भेजा जाता है, जिससे कि किसी अक्रियाशील जीन के कारण उत्पन्न विकार को ठीक किया जा सके। भाई विकार किससे हो रहा है? अक्रियाशील जीन की वजह से। तो अक्रियाशील जीन की वजह से जो रोग उत्पन्न हो रहा है उसको ठीक करने के लिए मानव में क्रियाशील जीन स्थानांतरित किया जाता है। तो कुल मिलाकर जीन स्थानांतरण है। जीन थेरेपी अभी बहुत सारे रोगों के विरुद्ध अभी काम नहीं आ पाई है, जिसके विरुद्ध हम सफलतापूर्वक इसको काम में ले चुके हैं, हम उसकी बात करते हैं। तो पहली सफल जीन थेरेपी, जीन स्थानांतरण से रोग का उपचार, पहली सफल जीन थेरेपी 1990 में एडीए डेफिशिएंसी, ये एक आनुवांशिक रोग है जिसमें एडीए की कमी हो जाती है, एडीए डेफिशिएंसी से ग्रसित 4 वर्षीय बालिका में की गई। ठीक है, 4 साल की एक बच्ची में 1990 में एडीए डेफिशिएंसी रोग के विरुद्ध जीन थेरेपी का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया। ये जो एडीए डेफिशिएंसी, इसमें होता क्या है, इसमें हमारे शरीर में एडीए एंजाइम नहीं बनता। एडीए क्या है? एडीए है एडिनोसिन डीअमीनेज एंजाइम, और ये क्या करता है, हमारे शरीर में बोन मेरो सेल्स जो होती है, अस्थि मज्जा कोशिकाएं, जिनको लिम्फोसाइट, जिनसे लिम्फोसाइट विभेदित होता है, तो ये एंजाइम बोन मेरो सेल्स से सक्रिय टी लिम्फोसाइट बनाने में काम आता है। और ये आपको पता होना चाहिए कि मानव के अंदर जो आधारभूत एक प्रतिरक्षा प्रणाली होती है उसमें टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट बेहद इंपॉर्टेंट है, और ये हमें एक इम्यूनिटी प्रदान करती है, प्रतिरक्षा रोगों से लड़ने की।
अब क्या होता है, अगर एडीए एंजाइम नहीं बन रहा है, कई बार क्या होता है एडीए का जीन ही नहीं आया, डिलीट हो गया, या जीन म्यूटेशन में हो गया, तो एडीए एंजाइम नहीं बन रहा। एडीए नहीं बन रहा है तो टी लिम्फोसाइट नहीं बनते, और टी लिम्फोसाइट नहीं बनने पर बच्चे में जन्मजात प्रतिरक्षा की दिक्कत रहेगी, इम्यूनिटी नहीं होगी, और इम्यूनिटी नहीं होने पर उसमें जो भी होगा संक्रमण आसानी से हो जाएगा। हमारे अंदर संक्रमण होता है लेकिन हमें पता भी नहीं चलता, हम ठीक हो जाते, कारण हमारे पास प्रतिरक्षा इम्यूनिटी। लेकिन यहाँ बच्चे में जन्मजात इम्यूनिटी नहीं होगी, जो भी संक्रमण हो रहा वो बढ़ता जाएगा, फैलता जाएगा, और इसी वजह से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाता, ज्यादा लाइफ नहीं होती, जल्दी मर जाते हैं बच्चे। तो एडीए की कमी की वजह से ये इम्यूनिटी नहीं होना, इस रोग को एक्चुअली में क्या कहा जाता है, SCID, स्किड कहते हैं। स्किड का मतलब है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। तो इसमें क्या हो रहा है, स्किड रोग हो जाता है। जब एडीए डेफिशिएंट होगा, एडीए नहीं होगा, तो प्रतिरक्षा से संबंधित बीमारी होगी, ठीक है। ये जन्मजात इम्यूनिटी इसमें नहीं होती है, तो इसमें जन्मजात बच्चे में इम्यूनिटी नहीं होगी और इसीलिए बहुत ज्यादा इनकी लाइफ नहीं होती है। इस एडीए के विरुद्ध हम जीन थेरेपी को लाया गया। वैसे इस रोग के लिए कुछ और उपचार भी थे पहले से। अगर हम इस एडीए डेफिशिएंसी की पूरी बात करें तो एडीए डेफिशिएंसी के उपचार हमारे पास 3 हैं। कुल मिलाकर 3 संभव उपचार हैं, जो तीनों नाम मैंने लिख रखे हैं। सबसे पहला है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। एंजाइम रिप्लेसमेंट बोल रहे हैं लेकिन रिप्लेसमेंट कुछ नहीं है। अब जैसे शरीर में एडीए एंजाइम नहीं बन रहा है तो एक आसान तरीका तो ये है कि बाहर से एडीए शरीर में मिला दो। जैसे इंसुलिन कम बन रहा था तो बाहर से इंसुलिन दे दिया। तो एडीए एंजाइम अगर बच्चे में नहीं बन रहा है तो उसे बाहर से सक्रिय एडीए दिया जाए, और ये एडीए शरीर में जाके लिम्फोसाइट बनाने लग जाएगा और इम्यूनिटी आ जाएगी। लेकिन इस तरह से एंजाइम बाहर से देने का ये कार्य बहुत लघु अवधि का उपचार है, और ये आपको बार बार करना पड़ेगा, थोड़े थोड़े अंतराल में बार बार, जैसे इंसुलिन बार बार लेना पड़ता है उसी तरह से। तो ये एक आसान उपचार तो ये है कि एडीए एंजाइम रोगी को बाहर से दिया जाता है, लेकिन ये लघु अवधि का उपचार है, ये बहुत लंबी अवधि का उपचार नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण। ये एक तरीका है जो निश्चित रूप से लंबी अवधि का उपचार है। इसमें क्या करते हैं, जो रोगी होता है, जो रोगी बालक या व्यक्ति है, उसका बोन मैरो निकाल कर किसी अन्य व्यक्ति का बोन मैरो चढ़ाया जाए। ये अंग प्रत्यारोपण की तरह है, काफी जटिल कार्य है, बेहद खर्चीला कार्य भी है, लेकिन ये फिर भी लंबी अवधि इसलिए कि जब उसका बोन मैरो नया ले आए, हम बोन मैरो ट्रांसफर कर लिया, तो ये जो बोन मैरो है, अब जो हमने नया बोन मैरो किसी अन्य व्यक्ति का डाला, उसके अंदर एडीए जीन सक्रिय अवस्था में है, तो वो शरीर में आते ही एडीए एंजाइम बनने लगेगा और इम्यूनिटी आ जाएगी। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के बाद काफी लंबे समय तक, और बल्कि जीवन पर्यंत भी चल जाता है, हालांकि तब भी थोड़ी दिक्कतें तो हमेशा रहेगी। ये पूर्ण उपचार नहीं है लेकिन काम चला सकते हैं। तो ये एक जटिल विधि है जिसमें स्वस्थ व्यक्ति का अस्थि मज्जा प्रत्यारोपित किया जाता है। ये दीर्घ अवधि का उपचार है, लेकिन ये बेहद जटिल और बेहद खर्चीला है, लेकिन एक तरीका जरूर है। अब इसकी तुलना में एक आसान तरीका अब नया विकसित हुआ है, वो तीसरा है जीन थेरेपी, जिस पर हम बात कर रहे थे अभी। अब इसमें क्या किया जाता है, इसमें रोगी की बोन मैरो कोशिकाएं या लिम्फोसाइट्स में एडीए का सामान्य क्रियाशील जीन स्थानांतरित किया जाता है। इसमें रोगी व्यक्ति का ही थोड़ा सा बोन मैरो निकालेंगे और उनकी कोशिका में एडीए जीन ट्रांसफर करके उसको वापस भेज देंगे। यह इस अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण से थोड़ा तुलनात्मक रूप से ज्यादा आसान है, और यह भी दीर्घ अवधि का ही उपचार है, ठीक है। तो आजकल जो है ये विधि ज्यादा काम में ली जा रही है, जीन स्थानांतरण से उपचार, इसी को जीन थेरेपी भी कहते हैं। इसका अगर मैं पूरा आउटलाइन देखूं तो देखिए किस तरह से बनाया गया। जैसे ये रोगी व्यक्ति है, तो सबसे पहले इस रोगी व्यक्ति से हम बोन मैरो कोशिकाएं ली जाएंगी। इसमें व्यक्ति का, रोगी का ज्यादा उपयोग नहीं है। आप देखिए बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में तो बिल्कुल उसी के साथ सारी चीजें लगाकर बड़ा जटिल काम है। यहाँ पर तो रोगी को एक बार बुलाया जाएगा और उसके शरीर से इंजेक्शन से बोन मैरो निकाल लेंगे और उसको घर भेज देते हैं। अब सारा काम लैब में होता है। अब इन बोन मैरो कोशिकाएं को जो निकाली उसका संवर्धन करेंगे, ये हमारी होस्ट सेल हो गई। अब इसमें जीन स्थानांतरण करेंगे, इनमें रेट्रोवायरस वाहक की मदद से एडीए जीन का स्थानांतरण किया जाएगा। एडीए जीन कृत्रिम रूप से बनाया जाएगा, सीडीएनए कुछ भी कहो, और उसको फिर रेट्रोवायरस वाहक की मदद से उस कोशिकाओं में ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर सारी कोशिका में नहीं होता, अब जिस जिसमें हुआ उनको छाटेंगे। तो रिकॉम्बिनेंट बोन मैरो सेल का चयन और पृथक्करण, जिन जिन बोन मैरो सेल में आरडीएनए चला गया वो रिकॉम्बिनेंट बोन मैरो, उनका चयन कर लेंगे। अब वो जो रिकॉम्बिनेंट बोन मैरो सेल आई है उसका अच्छा खासा संवर्धन करेंगे, और संवर्धन में जब अच्छी खासी मात्रा हो जाएगी तो उनमें से थोड़ी बहुत कोशिकाएं तो संवर्धन में बनाए रखेंगे और बाकी इस रोगी के अंदर ही वापस पुनः डाल देंगे।
तो रोगी को शुरू में बुलाकर हमने थोड़ा सा बोन मैरो लिया और सारी को जीन स्थानांतरण करने के बाद और अच्छी खासी मात्रा बनने के बाद उसे वापस बुलाया और उसके शरीर में इंजेक्ट कर दिया। अब देखो अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण में क्या होता है, वो तो अंग प्रत्यारोपण की तरह है। किसी अन्य व्यक्ति का लाएंगे तो बोन में जैसे किसी और व्यक्ति का जब अंग प्रत्यारोपित होता है तो मैच करना जरूरी होता है, नहीं तो हमारा शरीर उसको रिजेक्ट कर देता है। अंग प्रत्यारोपण में तो जटिलताएं हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसी रोगी की व्यक्ति की ही कोशिका थी और इसी में जीन ट्रांसफर करके इसी में डाल रहे हैं, तो ये रिजेक्ट नहीं होंगी, कभी भी आसानी से एक्सेप्ट हो जाएंगी। अब बोन मैरो सेल सक्रिय विभाजन करने वाली कोशिकाएं हैं, जो हमने थोड़ी बहुत बोन मैरो इस रोगी में वापस डाल दी जीन स्थानांतरण करके। अब ये उसके शरीर में जाकर विभाजन करेगी और संख्या बढ़ाएगी, और इसमें एडीए जीन भी है तो ये एडीए एंजाइम भी बनाएगी और धीरे धीरे शरीर में टी लिम्फोसाइट बनने लगेंगे और प्रतिरक्षा आने लगेगी। एकदम रातों रात तो बीमारी ठीक नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे इसके अंदर लिम्फोसाइट्स बनने लग जाएंगे, टी लिम्फोसाइट, और व्यक्ति में जो है स्किड के सिम्टम कम हो जाएंगे और ये जीवन जीने लायक एक इम्यूनिटी बन जाती है इसमें। ठीक है, तो ये एक तरीका है। इसमें भी क्या करते हैं, देखो वैसे तो नॉर्मली ये कोशिकाएं विभाजन करती जा रही हैं, फिर भी कभी कभी नष्ट हो सकती हैं। तो इसमें 6 महीने बाद, साल भर बाद वापस रोगी में एक बार को चेक करते हैं कि जो हमने रिकॉम्बिनेंट सेल इसके शरीर में डाली थी कहीं वो कम तो नहीं हो गई। कुछ कोशिकाएं नष्ट भी हो जाती कभी। अगर हमें लग रहा है कि वो कम हो गई, इसलिए हमने संवर्धन में थोड़ी कोशिकाएं रख रखी, इनको मेंटेन कर रहे हैं, इनको कल्चर कर रहे हैं, और 6 महीने बाद या साल भर बाद इसमें से थोड़ी और कोशिकाएं उस रोगी व्यक्ति में डाल दी जाती हैं, जिसको बूस्टर डोज कहते हैं। 1-2 बार ऐसा बूस्टर डोज भी दिया जा सकता है, जिससे कि उसके शरीर में रिकॉम्बिनेंट बोन मैरो सेल का स्तर स्टेबल हो जाए और फिर ये आराम से जीवन पर्यंत चल सकता है। तो ये एक उपचार है। इसमें आप देखिए हमने पूरे मानव के अंदर जीन स्थानांतरण नहीं किया, केवल उसकी बोन मैरो सेल लिम्फोसाइट जो है बस उसमें किया है, और उससे भी इस रोग का उपचार संभव है। हालांकि ये जो उपचार है ये दीर्घ अवधि का उपचार कहा जाता है। ये परमानेंट क्योर नहीं मानते, ये स्थायी उपचार नहीं है। थोड़ी बहुत दिक्कतें रहेंगी लेकिन काम चल जाता है। और यहाँ इसलिए पूछा भी जाता है कि स्थायी उपचार के लिए क्या किया जाए। ऐसा उपचार कि रोग ही ना हो, जैसे रोग जन्मजात रोग होता है तो ऐसा कुछ किया जाए जिससे कि जन्मजात रोग ही ना हो। तो स्थायी उपचार की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्थायी उपचार जो है तब संभव है जब ये जीन स्थानांतरण जो आपने अभी किया रोगी व्यक्ति में, ये यहाँ न करके भ्रूणीय अवस्था में करते, जाइगोट में ही कर देते। ठीक है, अगर जाइगोट या भ्रूणीय अवस्था में ही ये एडीए का जीन डाल दिया जाता तो व्यक्ति में जन्मजात ये रोग ही नहीं होता और वो स्थायी उपचार कहलाता। इस पर क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। स्थायी उपचार हेतु क्या किया जाए, तो स्थायी उपचार हेतु ये जीन स्थानांतरण भ्रूणीय अवस्था में किया जाए। और भ्रूणीय अवस्था में तो तब होना जब हमें पता चल जाए कि इस भ्रूण से बनने वाले बच्चे में ये रोग होने वाला है, तभी तो स्थानांतरण करेंगे। हालांकि हम ये पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये जीन थेरेपी एक बार व्यक्ति का अगर जन्म हो गया तो जन्म के बाद तो इसी तरह से दीर्घ अवधि का उपचार होगा। जन्म से पूर्व भ्रूणीय अवस्था में अगर जीन स्थानांतरण करा, अगर हमें पता चल गया तो वहां अगर हमने जीन स्थानांतरण किया तो वो स्थायी उपचार होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसका जो स्थायी उपचार है, परमानेंट क्योर पर क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो ये जो स्थायी उपचार है ये कब होगा, जब यह जीन स्थानांतरण जाइगोट या भ्रूणीय अवस्था में किया जाए। अगर ये जाइगोट या भ्रूणीय अवस्था में ये जीन स्थानांतरण किया जाए तो ये स्थायी उपचार माना जाएगा, तब तो ये परमानेंट क्योर है, नहीं तो फिर ये इस तरह से होगा। ठीक है, और एक बात और ध्यान रख लें कि भ्रूणीय अवस्था पर आप सारे जेनेटिक डिसऑर्डर को एक बार को ठीक कर सकते हो, बशर्ते आपको पता चल जाए कि कौन सा रोग होने वाला है। भ्रूणीय अवस्था पर पता चल जाए कि बच्चे को हीमोफीलिया होगा, वर्णांधता होगी, एल्बिनिज्म होगा, तो सबके हम यहाँ पर अच्छे जीन ट्रांसफर कर सकते हैं। भ्रूणीय अवस्था पर तो हमें अगर मालूम चल जाए भ्रूणीय अवस्था पर कि कौन सा रोग होने वाला है तो हम जीन स्थानांतरण करके उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार जन्म हो गया तो जन्म के बाद आप अभी भी सारे आनुवांशिक विकार नहीं ठीक कर पाएंगे। एडीए की कमी वाला ये रोग जन्म के बाद भी ठीक हो पा रहा, उसका कारण है बोन मैरो। बोन मैरो कोशिकाएं शरीर में लगातार विभाजन करती हैं, आप संवर्धन माध्यम में भी रखोगे तो विभाजन करेगी और इसलिए जीन स्थानांतरण हो गया। ठीक है,
लेकिन अगर किसी रोग में शरीर की कोई विभाजन करने वाली और संवर्धन होने वाली कोशिकाएं अगर नहीं है तो यह जन्म के बाद नहीं होगा। अगर ये इतना आसान होता तो हम डायबिटीज में क्यों नहीं करते? पेनक्रियास की कोशिकाएं निकाल लो, इंसुलिन का जीन डालो और वापस भेज दो, बट नहीं होता। पेनक्रियास की वे कोशिकाएं अत्यंत विभेदित कोशिकाएं हैं, वे विभाजन करती नहीं। उनको निकाल भी लोगे तो वो संवर्धन माध्यम पे भी विभाजन नहीं करेगी। और अगर कोशिकाएं विभाजन नहीं कर रही हैं तो कभी जीन स्थानांतरण नहीं हो सकता। मैंने आपको पहले कहा था होस्ट सेल जो हैं उनमें विभाजन जरूरी है, वो संवर्धन जरूरी है। अब जब वो विभाजन नहीं करेगी तो उसका संवर्धन नहीं होगा, और संवर्धन नहीं होगा तो जीन स्थानांतरण कैसे होगा? इसलिए आज भी हम जीन थेरेपी से केवल वही रोगों का उपचार कर पा रहे हैं जिनमें शरीर की विभाजन करने वाली कोशिकाएं शामिल हैं, जैसे कि इसमें बोन मैरो। और जिन रोगों में विभाजन करने वाली कोशिकाएं नहीं है उनमें अभी भी जीन थेरेपी संभव नहीं है। ये बात हो रही है जन्म के बाद की। हाँ, जन्म से पूर्व भ्रूणी अवस्था में अगर बात कर रहे हैं तो वहां तो एक बार को आप किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर को ठीक कर सकते हो, क्योंकि वहां तो अभी केवल भ्रूण बना है, तो वहां तो जीन स्थानांतरण हो जाएगा। समझ में आई बात? तो ये एक और तरीका है जहां जीन स्थानांतरण तकनीक, बायोटेक की इस तकनीक को हम चिकित्सा और रोगों के उपचार में काम में ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर 2 एप्लीकेशन हो गए। एक तो औषधि निर्माण जिसमें हमने इंसुलिन पढ़ा, और दूसरा हमने लिया रोगों का उपचार यानी कि जीन थेरेपी। एनसीईआरटी में भी आपको जीन थेरेपी को लेकर के एक पैराग्राफ में चीजें समझा रखी, मैं वो दिखा देता हूँ, आप उसको पढ़ लीजिएगा। ये जीन चिकित्सा जो लिखा हुआ है पेज संख्या 231 पर, ये यहाँ पर वही दे रखा है कि बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन में जीन दोषों को सुधार सकते हैं जीन स्थानांतरण द्वारा। थोड़ी सी हिंदी जटिल हो सकती है, इसको पढ़ लीजिएगा। और ये बाकी का ये एक पैराग्राफ यहाँ दे रखा है। ये पहला सफल प्रयोग 1990 में 4 वर्षीय लड़की में किया गया एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी को दूर करने के लिए, और थोड़ा बहुत इसके बारे में दे रखा है। यहाँ लसीकाणु लिखा है, लसीकाणु मतलब लिम्फोसाइट है। लास्ट की 1-2 लाइन में थोड़ा सा ट्रांसलेशन सही नहीं है, हिंदी की कई जगहों पर ये दिक्कत है, वहाँ ट्रांसलेशन सही नहीं है, तो इंग्लिश की एनसीईआरटी भी देख लें, ठीक है। यहाँ इन्होंने लिखा है लसीकाणु मृत प्राय होती हैं। लसीकाणु तो इमोर्टल है, वो मृत्यु नहीं है, वो तो लगातार विभाजन करती है, और जो विभाजन करने वाली कोशिकाएं होती है उनको अमर कहा जाता है, मृत प्राय नहीं कहते, ठीक है, क्योंकि वो बार बार विभाजन कर पा रही, तभी तो हम उसमें जीन स्थानांतरण कर रहे हैं। तो लास्ट की इन 2-3 लाइन में अंग्रेजी से हिंदी का ट्रांसलेशन सही नहीं हुआ है, वो इंग्लिश में आपको सही मिलेगा। लसीकाणु जो है क्योंकि सतत रूप से विभाजन करती हैं, तो ये इनमें हम जीन स्थानांतरण कर सकते हैं, और थोड़े भी कोशिकाएं भेज दोगे तो भी जिंदगी भर चलती रहेंगी, ठीक है। तो ये जीन थेरेपी के बारे में यहाँ पर 1-2 पैराग्राफ एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं, वहां से भी इसको पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और 2 एप्लीकेशन के बाद मेडिकल एप्लीकेशन का तीसरा भाग लेते हैं। तीसरा भाग जो मैंने आपको बताया वो था रोगों की पहचान। अब एक और तरीका है डायग्नोसिस, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, रोगों की पहचान, ठीक है। बायोटेक की कई तकनीकें आजकल मानव में किसी रोग या किसी संक्रमण को आरंभिक, अत्यंत आरंभिक अवस्था में और बिल्कुल कंफर्म पहचानने में उपयोग की जाती है। बायोटेक का आजकल ये भी उपयोग हो रहा है डायग्नोसिस में। अब डायग्नोसिस थोड़ा समझ भी लें, चिकित्सा क्षेत्र में, मेडिकल साइंस में जितना उपयोग, जितनी जरूरत औषधियों की है, रोगों के उपचार की है, उतनी ही वैल्यू डायग्नोसिस की भी है। आप कौन सा औषधि देंगे, क्या उपचार करेंगे, ये सब तो बाद में आएगा। पहले आपको पता तो चले कि रोगी व्यक्ति में रोग कौन सा हुआ है, और वो रोग को पहचानना ही डायग्नोसिस है, ठीक है। और रोगों की ये पहचान, संक्रमण या रोग की पहचान जितनी जल्दी हो जाए और जितनी कंफर्म हो जाए, जितना जल्दी हमें पता चल जाता है कि बीमारी क्या है, किसकी वजह से हुई है, तो उतना आसानी से उपचार हो जाता है। मेडिकल साइंस में कहा जाता है अर्ली एंड एक्यूरेट डायग्नोसिस मींस द हाफ ट्रीटमेंट, कि अगर बहुत शुरुआती अवस्था में ही एक्यूरेट वे में हमने रोग की पहचान कर ली, डायग्नोसिस कर लिया, तो यूं मानिए कि आधा उपचार कर लिया। क्योंकि एक सिंपल सी बात है, देखिए कोई भी रोग हो, जितना लेट पता चलेगा, जितना लेट उसकी पहचान होगी शरीर में, उतना ही वो बढ़ता जाएगा, शरीर खराब होता जाएगा, और उसके बाद उसको ठीक करना मुश्किल हो जाता है। जितना लेट डायग्नोसिस होगा उतना ही उपचार में समय लगेगा, उतना ही खर्चा भी लगेगा। और डायग्नोसिस डिले नहीं होना चाहिए। ये मानव की भी आदत है कि हम कई बार टेस्ट वगैरह ढंग से हम पता ही करने की कोशिश नहीं करते कि हुआ क्या है। डायग्नोसिस में देरी होने पर, आप डायग्नोसिस की वैल्यू समझिए कि डायग्नोसिस की देरी होने पर मलेरिया, स्वाइन फ्लू और डेंगू जैसी बीमारियों से भी आज भी लोग मर जाते हैं, जबकि उनकी सारी औषधियां हमारे पास हैं,
फिर भी डायग्नोसिस की देरी की वजह से संक्रमण इतना बढ़ चुका होता है कि उनको बचाना मुश्किल हो जाता है। वहीं अगर बहुत सही समय पर और अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस हो जाए तो आज हम बड़ी बड़ी बीमारियां, कैंसर और एड्स को भी नियंत्रित कर सकते हैं। तो कैंसर और एड्स को तो ठीक कर पा रहे हैं और लोग मलेरिया से मर जा रहे हैं। प्रॉब्लम है सिर्फ और सिर्फ डायग्नोसिस। कई बार डायग्नोसिस अत्यंत देरी से होता है, हम टेस्ट नहीं करवा रहे। अब तो खैर हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो अब एक रूटीन है कि डॉक्टर सबसे पहले जांच करवाता है, टेस्ट करवाएगा तो पता चल जाता है संक्रमण क्या है, उसी के बाद उपचार शुरू होता है। ठीक है, पहले तो प्राचीन समय की बात करें या थोड़ा और पहले की बात करें तो पहले इतने टेस्ट भी नहीं होते थे, तो डॉक्टर भी अंदाजे से काम करता था। लेकिन अब खैर सुविधाएं काफ़ी हो गई टेस्ट वगैरह की। ठीक है, अब आप देखिए डायग्नोसिस में देरी होती क्यों है। तो डायग्नोसिस में देरी के दो कारण हैं। एक कारण तो मानव का स्वभाव है, हम कई बार चीज़ें टालते रहते हैं। हमें शरीर में कुछ दिक्कत भी लग रही तो हम 2-5 दिन तो यूँ निकाल देते हैं, वहाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। हमें अपनी इम्यूनिटी पे भरोसा होता है तो भी हम टालते रहते हैं। ठीक है, अब आप जितना टाल रहे हो उतने दिन तक वो संक्रमण, वो जो रोगी, जो बैक्टीरिया, वायरस जो भी शरीर में गया वो बढ़ता रहता है और संक्रमण कई बार इस कदर बढ़ जाता है कि फिर नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। अब यहीं अगर हम शुरुआती अवस्था में ही डायग्नोस करवा लेते तो कम मेडिसिन में और 2-3 दिन की मेडिसिन में ठीक भी हो जाती। तो एक तो मानव का स्वभाव है जो हम टालते रहते हैं, कई बार डर की वजह से कभी चेक करा लेंगे तो कुछ बीमारी आ जाएगी, वो चेक नहीं कराओगे तब भी तो है। तो ये तो एक स्वभाव है जिसको ठीक करना पड़ेगा, एक अवेयरनेस लानी पड़ेगी कि हम डायग्नोसिस जरूर करवा दें, टेस्ट वेस्ट करवा के पता चल जाए कि प्रॉब्लम क्या है। नहीं है प्रॉब्लम, अच्छी बात है, क्या प्रॉब्लम है ये पता चल जाए तो हम उसी अनुसार मेडिसिन ले लें। ठीक है, तो एक तो ये स्वभाव वाली बात है, तो अवेयरनेस से ठीक हो सकती है। दूसरी एक समस्या और, डायग्नोसिस में देरी होने का एक कारण है तकनीक। आप देखिए ज़्यादातर डायग्नोसिस में क्या कर रहे हैं, ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं, कभी कभी यूरिन टेस्ट या और भी कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं। तो जांच के जो तरीके हैं, जो टेक्नोलॉजी है, कई बार उनमें कमी है। ठीक है, जो ये डायग्नोसिस की जो टेक्निक है, कई टेक्निक ऐसी हैं जो शुरुआती स्तर के संक्रमण को पकड़ ही नहीं पाती। आपको लग रहा है कि शरीर, घर में सबको टाइफाइड हो रहा, मुझे भी कहीं हुआ होगा, आप भी जाके टेस्ट करवा लें। अब आपके अंदर टाइफाइड का संक्रमण हुआ है लेकिन इतनी आरंभिक अवस्था में है कि जिस विधि से वो टेस्ट कर रहा है उसमें पकड़ ही नहीं आया और उसने आपको लिख दिया कि भाई आप तो नेगेटिव हो, आपके तो कोई दिक्कत नहीं है, और 4-5 दिन बाद आपको भी टाइफाइड हो जाता है। संक्रमण तो उस दिन भी था। अब संक्रमण बहुत कम होता है, शुरुआती अवस्था होती है, तो कई टेस्ट उसको पकड़ नहीं पाते हैं और कई टेस्ट संक्रमण का पॉजिटिव रिजल्ट तब देते हैं जब एक मिनिमम मात्रा में इन्फेक्शन हो जाए और संक्रमण बढ़ जाए। ठीक है, तो ये तो तकनीक की कमी है। वहीं अगर कुछ तकनीक ऐसी हो जो बहुत आरंभिक अवस्था में हमें बता दे तो हम जल्दी, कम समय में और कम औषधि में भी ठीक हो जाएंगे। और वही काम हमने यहाँ किया है, तकनीक में सुधार, बायोटेक्नोलॉजी की कुछ टेक्निक को लाए हैं और उससे पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। बायोटेक डीएनए पर आधारित काम करता है, तो यहाँ पर हम संक्रमण करने वाले बैक्टीरिया, वायरस के डीएनए से हम उसको पहचानते हैं, और क्योंकि डीएनए से पहचानते हैं तो हमारी पहचान बिल्कुल कंफर्म है और ये कंफर्मेटरी टेस्ट कहे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें टेस्ट भी बिल्कुल ऑथेंटिक होता है, परिणाम बिल्कुल सही आएगा और बहुत अर्ली स्टेज पर आएगा, जरा सा भी संक्रमण होगा पता चल जाएगा। तो बायोटेक की तकनीक जो है अर्ली अवस्था में पहचानने में काम आती है। जैसे आरडीएनए तकनीक यूज हो रही है, पीसीआर सबसे ज्यादा यूज हो रही है, एलिजा भी काम आ जाती है। आरडीएनए, पीसीआर, इनमें तो डीएनए आधारित काम है, पीसीआर में प्रोटीन एंटीबॉडी आधारित काम है, एंटीजन एंटीबॉडी। तो देखिए जहां डीएनए पर आधारित आप टेस्टिंग करोगे वो और जल्दी पता चलेगा, एंटीजन एंटीबॉडी या प्रोटीन आधार पर काम करोगे थोड़ा लेट पता चलता है, इसलिए एलिजा में भी रिजल्ट थोड़ा लेट आते हैं। पीसीआर से, आरडीएनए से इनसे ज्यादा आते हैं। पीसीआर का तो बहुत यूज है। पीसीआर पर आते समय मैंने कहा था इसको पब्लिक चॉइस रिएक्शन भी कहते हैं, पीपल्स चॉइस रिएक्शन, क्योंकि ये केवल आजकल डीएनए का आवर्धन करने में काम नहीं आ रही, बल्कि इससे कई तरह के रोगों की पहचान होती है। इसका सर्वाधिक उपयोग है। इवन एड्स में भी हम पीसीआर से पता करते हैं, जितने वायरल रोग हैं, स्वाइन फ्लू, डेंगू और जो रिसेंट जो कोविड-19 या जो कोरोना वायरस है, इसमें भी आरटी-पीसीआर हो रहा, रियल टाइम पीसीआर। पीसीआर क्या करता है, इन रोग कारक जो होते हैं इनके डीएनए की आवर्धित कर देता, बढ़ा देता है, और तब इसको जांचना आसान हो जाता है। ठीक है, तो पीसीआर का बहुत यूज है, बायोटेक की टेक्निक है, और इवन आरडीएनए प्रोब वगैरह बनाकर हम इसको यूज करते हैं। अब देखिए संक्रमण डायग्नोसिस करने का जो तरीका है बहुत लंबा चौड़ा होता है, इसका कुछ संक्षिप्त पार्ट हम पहले पढ़ भी चुके हैं। मैंने आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जब पढ़ाया था
तो उसके अंदर मैंने एक पूरा तरीका बताया था, और वही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसेस हमने बायोटेक के पिछले चैप्टर में भी काम में लिया था, रैंडम डीएनए तकनीक। वैसा ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाला तरीका यहाँ काम आता है। डायग्नोसिस के कार्य में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पहचान, इलेक्ट्रोफोरोसिस, सदन ब्लॉटिंग, ऑटो रेडियोग्राफी आदि तकनीक का उपयोग होता है। ये सारी तकनीक फिंगरप्रिंटिंग में भी थी। यहाँ पर प्रोब काम आते हैं, छोटे छोटे रेडियो एक्टिव सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए के प्रोब काम में लिए जाते हैं। एक्चुअली यूँ समझिए, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे। ये जो हमारा डायग्नोसिस का जो तरीका है, इसमें न केवल आप संक्रमण पता कर सकते हैं, बल्कि भ्रूणीय अवस्था पर आनुवांशिक विकार का भी पता लगा सकते हैं। अभी हमने बात की थी जीन थेरेपी में कि अगर हमें भ्रूणीय अवस्था पर पता चल जाए कि कौन सा रोग होने वाला है, तो हम वही जीन स्थानांतरण करके स्थायी उपचार कर सकते हैं। और हम यहाँ पर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में जन्म से पूर्व जायगोट या भ्रूणीय अवस्था पर आनुवांशिक विकारों को भी पहचान सकते हैं। अब ये कैसे होता है थोड़ा सा समझिए। हम बात करते हैं पहले संक्रमण की। जैसे मैंने कहा कि भाई हमें लग रहा है कि टाइफाइड हो रहा है, सबको हो रहा है, मेरे को सिम्टम नहीं है, लेकिन मुझे डाउट है कि मुझे भी संक्रमण तो नहीं हो गया, और मेरे को अगर पहले ही मालूम चल जाए तो मैं फटाफट मेडिसिन ले लूँ। तो करते कैसे? अब जैसे मान लो आपको टाइफाइड का टेस्ट करना है, साल्मोनेला बैक्टीरिया से होता है, साल्मोनेला टाइफूरी, ठीक है। तो हम क्या करें, जैसे जिसको भी आपको जिसका जांच करनी है उससे थोड़ा सा हम ब्लड सैंपल ले लें। अब भले उसमें संक्रमण बहुत कम है, कुछ तो बैक्टीरिया होंगे, अगर संक्रमण है तो, नहीं है तो नहीं होंगे। ब्लड ले लिया, अब उसमें से सारी कोशिकाएं और कोशिकाओं में से डीएनए अलग कर लिया। फिंगरप्रिंटिंग वाला तरीका याद रखिएगा, सेम वही। डीएनए निकाल लिया, अगर बैक्टीरिया है तो उसका भी डीएनए आ जाएगा। अब इस डीएनए का पीसीआर से आवर्धन करते हैं। कारण ये कि जो बैक्टीरिया जो वायरस है उनका डीएनए बहुत कम होता है, इसलिए पीसीआर यहाँ पर जरूर काम आया। पीसीआर से आवर्धन किया, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से फिर इसके टुकड़े करे, फिर क्या किया, इलेक्ट्रोफोरोसिस किया, इन टुकड़ों को पृथक किया, ठीक है। फिर इन टुकड़ों को हमने एल्कलाइन माध्यम में डीनेचुरेशन कराकर सदन ब्लॉटिंग से उसको झिल्ली पर ले आए। सेम प्रोसेस चल रहा है फिंगरप्रिंटिंग वाला। अब हमारे पास नाइट्रोसेल्युलोज झिल्ली पर सारे डीएनए के टुकड़े हैं, मानव के जिस भी व्यक्ति का लिया है उसके सारे डीएनए टुकड़ा, और अगर इसमें बैक्टीरिया है साल्मोनेला तो उसका भी डीएनए हुआ। अब झिल्ली पर है, हमें यह पता लगाना कि झिल्ली पर जो डीएनए के टुकड़े हैं उसमें साल्मोनेला का डीएनए है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव प्रोब बनाते हैं। आज हमने जितने रोग कारक बैक्टीरिया हैं उनके डीएनए के प्रोब बना रखे हैं, रेडीमेड मिलते हैं, और वो भी रेडियो एक्टिव होते हैं। तो सिंगल स्टैंडर्ड रेडियो एक्टिव प्रोब लेंगे और वो साल्मोनेला के डीएनए का पूरक होगा, ये कृत्रिम रूप से बनाते हैं, और उस झिल्ली पर वो प्रोब डाल दिया। अगर इस पूरी झिल्ली पर एक भी साल्मोनेला का डीएनए हुआ तो प्रोब वहां जाकर जुड़ेगा, और नहीं हुआ तो कहीं नहीं जुड़ेगा। अब प्रोब से क्या, रेडियो एक्टिव है तो रेडियो एक्टिव विकिरणें निकल रही है। फिर हमने क्या कहता है, इस मेम्ब्रेन से अगर हम एक्सरे फोटोग्राफिक फिल्म लगा दें तो वो जो विकिरणें निकल रही हैं उसकी वजह से एक्सरे फिल्म खराब हो जाती है। फिर इस एक्सरे फिल्म को आप डेवलप कराइए। अगर एक्सरे फिल्म पर एक भी बैंड दिखा तो हमारा परिणाम क्या होना चाहिए? अगर उस पर बैंड दिखा, इसका मतलब मेम्ब्रेन में कहीं से विकिरणें निकल रही थी, विकिरणें निकल रही मतलब यहाँ प्रोब जुड़ा है, और प्रोब जुड़ा मतलब यहाँ साल्मोनेला का डीएनए था। तो एक्सरे फिल्म पर बैंड आना अर्थात व्यक्ति के अंदर साल्मोनेला के इन्फेक्शन की उपस्थिति को दर्शाएगा। अब आप देखिए, एक भी डीएनए अगर रहा होगा तो पकड़ में आ जाएगा। इतना जल्दी और इतना अर्ली स्टेज पर हम पहचान सकते हैं रोग को, तो वहाँ बहुत कम मेडिसिन से आप ठीक कर लोगे, ठीक है। तो रोगों को पहचानने में यही करते हैं कि जो हमने प्रोब बनाए, यहाँ पर क्या होता है, प्रोब की खासियत है, प्रोब आप जो रोग पहचानना है उसके जो भी रोग कारक है उसके डीएनए का पूरक लोगे। तो एक्सरे फिल्म पर बैंड आया मतलब कि रोग की उपस्थिति है, संक्रमण है, समझ गए बात। ऐसे आनुवांशिक विकारों को भी पहचान सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा उल्टा तरीका है। संक्रमण कैसे पहचानना है दिख गया, प्रोब डाल डाल करके पहचाना जाएगा, पीसीआर से आवर्धित करेंगे, पीसीआर भी काम आएगा, प्रोब भी काम आएगा। अच्छा, अगर हमें यह पता लगाना है कि भाई भ्रूणीय अवस्था पर कोई आनुवांशिक विकार तो नहीं है, अब इसके लिए क्या थोड़ा पहले से देखना पड़ता है कि जिस परिवार की हम बात कर रहे हैं, मान लो किसी परिवार में कोई आनुवांशिक विकार चला आ रहा है, किसी न किसी में है पीढ़ी दर पीढ़ी, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि फिर ये विकार आने वाले बच्चे में भी हो सकता है, तो वहां हम जांच सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो किसी परिवार में रंजकहीनता होती आ रही है और हमें डाउट है कि अब जो नया बच्चा पैदा होने वाला है इस परिवार में उसको भी कहीं रंजकहीनता हो सकती है, तो हम चेक कर सकते हैं, आनुवांशिक विकार को भी जांच सकते हैं, वो भी भ्रूणीय अवस्था। वहां क्या करेंगे, भ्रूणीय अवस्था की कोशिकाएं ले ली जाएंगी,
तो जायगोट और जब मरना शुरू हो रहा तो भ्रूण अवस्था की एक आध सेल ले ली, उसका डीएनए निकाला, उसके भी डीएनए को पीसीआर से आवर्धित किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से टुकड़े किए, फिर इलेक्ट्रोफोरोसिस, ब्लॉटिंग सब किया, और वो सारे डीएनए के टुकड़े वापस झिल्ली पर आ गए। इस बार हमें क्या जांचना है? इस बार हमें यह जांचना है कि इस भ्रूण की कोशिका में रंजकहीनता से संबंधित कौन सा अलील है। अब रंजकहीनता हम जानते क्या होता है, अप्रभावी अलील से होता है। तो अगर उस कोशिका में रंजकहीनता का प्रभावी अलील है तो रोग नहीं होगा, क्योंकि प्रभावी से नहीं होता है, और प्रभावी अलील नहीं है तो रोग होगा। ठीक है, अप्रभावी अलील हमें पता नहीं कैसा है, लेकिन प्रभावी अलील हम जानते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम एक प्रोब बनाते हैं रेडियो एक्टिव, और वो बनाते हैं प्रभावी अलील का पूरक। पहले हमने प्रोब बनाया था रोग कारक के डीएनए का पूरक, हम अब बना रहे प्रभावी सामान्य अलील का पूरक बनाया और इस प्रोब को डाल दिया। समझ गए? अब आप देखिए उस झिल्ली में एक कोशिका के अंदर दो अलील तो होते ही होते हैं। ठीक है, तो या तो दोनों अलील प्रभावी होंगे, समयुग्मी प्रभावी, दोनों अलील अप्रभावी होंगे, समयुग्मी अप्रभावी, या एक प्रभावी एक अप्रभावी समयुग्मी। जैसे आपने प्रभावी अलील का प्रोब डाला और वो प्रोब अगर वहां जाके जुड़ा, पता कैसे चलेगा? जब आप एक्सरे फिल्म लगाओगे तो एक्सरे में बैंड आएगा। एक्सरे फिल्म पर अगर बैंड आया मतलब प्रोब झिल्ली पे जुड़ा हुआ है, तभी तो विकिरणें निकल रही। और प्रोब झिल्ली पे जुड़ा मतलब हम क्या परिणाम दें कि इसका मतलब इस भ्रूणीय कोशिका में रंजकहीनता का प्रभावी अलील है, और प्रभावी अलील अगर है तो इसका मतलब कोई चिंता वाली बात नहीं है, प्रभावी अलील है तो रोग नहीं होगा। और अगर प्रोब जुड़ा ही नहीं, दोनों अलील अप्रभावी हुए तो प्रोब नहीं जुड़ेगा। प्रोब नहीं जुड़ेगा तो एक्सरे फिल्म पर कोई बैंड नहीं आएगा। एक्सरे फिल्म पर बैंड नहीं आना मतलब प्रोब नहीं जुड़ा, और प्रोब नहीं जुड़ा मतलब दोनों अलील अप्रभावी है। इसका मतलब यह है कि इस भ्रूण से बनने वाले बच्चे में रंजकहीनता जरूर होगी। हमने भ्रूणीय अवस्था पर यह आनुवंशिक विकार पहचान लिया। अब हम चाहे तो उसी भ्रूणीय अवस्था पर तुरंत हम रंजकहीनता का प्रभावी अलील स्थानांतरित कर दें। हमने क्या कहा था कि भ्रूणीय अवस्था पर अगर पता चल जाए कि कौन सा रोग होने वाला है तो वहां तो हम जीन स्थानांतरण करके हर रोग को ठीक कर सकते हैं। तो जीन थेरेपी भ्रूणीय अवस्था पर कर पाए, इसके लिए जरूरी है कि हम भ्रूणीय अवस्था पर रोग की पहचान करें। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस वहां भी काम आता है। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस सामान्य इंसानों में संक्रमण का पता लगाने में और भ्रूणीय अवस्था पर आनुवंशिक रोग का पता लगाने में काम आता है। और यहाँ पीसीआर और प्रोब और ये सब जो यूज होते हैं, ये किसी संक्रमण, किसी रोग का बहुत ही आरंभिक अवस्था में हमें बता देंगे, और ऐसी इतनी जल्दी ये बताते हैं जिस पर कोई दूसरा टेस्ट काम नहीं करता। और क्योंकि डीएनए से पहचाना है तो बिल्कुल कंफर्म और होता है ये। ठीक है, इसलिए ये कंफर्मेटरी टेस्ट कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में इन्हें पीसीआर टेस्ट बोला जाता है। पीसीआर का आजकल टेस्टिंग में बहुत काम हो रहा है और इससे टेस्ट भी बिल्कुल एक्यूरेट आता है। ठीक है, अब आप कोविड में देख लीजिए, कोविड के अंदर जो आरटी-पीसीआर के टेस्ट है वही सही माने जा रहे हैं, वही एक्यूरेट है। एक आजकल कार्ड टेस्ट भी आता है एंटीजन एंटीबॉडी वाला, उसमें गड़बड़ आती है। तो ये ज्यादा एक्यूरेट टेस्ट और जल्दी भी पता चलते हैं, तो उपचार करना भी आसान होगा। जितना जल्दी पता चलेगा रोग का उतना आसानी से कम समय में उपचार भी हो जाएगा। तो ये एक डायग्नोसिस का जो तरीका है, इसमें भी हम बायोटेक की तकनीक को यूज करके डायग्नोसिस के काम को और भी एफिशिएंट बना पा रहे हैं। इस डायग्नोसिस की चीजों को एनसीईआरटी में भी एक पैराग्राफ के अंदर दिखा रखा है। हालांकि एनसीईआरटी ने इतनी डिटेल नहीं समझाई है, इसलिए आप वो जो पैराग्राफ लिखा वो आप समझ लें। जैसे आणविक निदान, ये निदान डायग्नोसिस को बोला जाता है। इसके अंदर देखिए ये जो एक दो पैराग्राफ दे रखे हैं उसमें वही सब कुछ दिखा रखा है कि रोग जनक की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। सामान्य रूप में तो वो तब पता चलता है जब उसके लक्षण दिखते हैं। ठीक है, तब तक काफी संक्रमण हो चुका होता है तो रोग को ठीक करना भी मुश्किल है। इसीलिए हम इस बायोटेक की टेक्निक से पीसीआर वगैरह से एम्पलीफाई करके रोग का बहुत जल्दी पता लगा सकते हैं। वही सब कुछ लिखा है, पीसीआर के बारे में लिखा है, पीसीआर का उपयोग एड्स वगैरह तक में किया जाता है वो भी लिखा है। ठीक है, और ये डीएनए आरएनए की एकल श्रृंखला विकिरण सक्रिय अणु, यानी कि ये जो लिखा है समपरिक्षेत्र, मतलब ये प्रोब है। वो डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, वो रेडियो एक्टिव होता है और उसका उपयोग होता है प्रोब का। और ये पूरक डीएनए के साथ जुड़ते हैं, उससे पता चलता है। और ये लिख भी रखा देखिए कि स्वविकिरणित चित्रण, मतलब जो ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं उससे पहचानते हैं। और अगर कोई बैंड दिखाई दे रहा है तो संक्रमण होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये सारी चीजें इसके अंदर दे रखी है। बहुत संक्षिप्त में एनसीईआरटी ने लिखा है। एनसीईआरटी ने टेक्नोलॉजी वाले इस बायोटेक के चैप्टर में डिटेल में नहीं लिखा है। आप अगर ये पैराग्राफ केवल डायरेक्ट एनसीईआरटी से पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा।
पहले मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस समझ लें होता क्या है, ठीक है, उसके बाद इनको पढ़ें। बायोटेक में सब जगह यही, पूरे दोनों चैप्टर में। अब कई बार स्टूडेंट खाली एनसीईआरटी लेके बैठ जाएंगे, तो खाली एनसीईआरटी लेके बैठने पर उनको समझ में नहीं आएगा कि कहना क्या चाह रहे हैं। बायोटेक्निकल पार्ट है, टेक्निक वाला पार्ट है, तो पहले क्लास की चीज़ों को समझिए, उसके बाद पढ़ोगे तो कुछ समझ में आ जाए। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई एनसीईआरटी की लाइन उठा के दे देंगे, कहीं से भी कोई भी लाइन उठाए, आपको अगर टेक्निक समझ में आ गई तो आप उसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो डायग्नोसिस के अंदर सीधी सी बात क्या रही, अगर हम संक्रमण पता कर रहे हैं तो एक्सरे फिल्म पर बैंड का आना संक्रमण की उपस्थिति को कंफर्म करेगा, और अगर हम आनुवांशिक विकार पता कर रहे हैं भ्रूणीय अवस्था पर, तो एक्सरे फिल्म पर बैंड का आना रोग की अनुपस्थिति को दर्शाएगा, क्योंकि प्रोब अलग अलग है। संक्रमण के केस में प्रोब लिया था किसका, जीवाणु का या जो बैक्टीरिया वायरस है उसका, रोग कारक का, इसलिए वहां प्रोब, वहां बैंड आने का मतलब रोग है। और हमने आनुवांशिक विकारों में प्रोब लिया है प्रभावी एलील, सामान्य एलील का, तो वहां अगर बैंड आ रहा है इसका मतलब सामान्य एलील है, मतलब रोग नहीं होगा, उल्टा चलता है, ये ध्यान रखना। तो ये पूरा मेडिकल एप्लीकेशन था बायोटेक के चैप्टर का। एक दूसरा बड़ा भाग, पहला एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन हमने पढ़ा और ये दूसरा मेडिकल एप्लीकेशन। इसमें हमने 3 एप्लीकेशन पढ़े। औषधि निर्माण, जिसमें एक उदाहरण हमने पढ़ा इंसुलिन का, ठीक है, इंसुलिन का उदाहरण। फिर दूसरा था रोगों का उपचार, जिसमें जीन थेरेपी और एडीए डेफिशिएंसी की बात बताई गई। और तीसरा है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, बायोटेक की तकनीक से रोगों की पहचान करना, उसका निदान करना, और ये पहचान का कार्य आनुवांशिक विकारों के लिए भी हो सकता है और संक्रमण के लिए भी हो सकता है। तो चैप्टर में ये 2 बड़े भाग थे हमारे, एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन और मेडिकल एप्लीकेशन। ओके।